Hello students, this is Zuman Vishnoi and today we are going to study power sharing. तो power sharing civics का चैप्टर है, थोड़े से टॉपिक्स हैं इसमें. So let's get started with the first topic which is story of Belgium. तो बेल्जियम यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है. यूरोप के बारे में सभी को पता होगा. इट्स अ स्मॉल, नो नॉट अ स्मॉल, इट्स अ कॉन्टिनेंट, राइट. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से एक यूरोप है और यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है, वो है बेल्जियम. बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर है, जो कि हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा से हरियाणा की पॉपुलेशन के जस्ट हाफ है. अब ये फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करता है. लाइक इंडिया पाकिस्तान और नेपाल वगैरह के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उस तरह से बेल्जियम फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. इट्स एथनिक कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स. बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है. यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एथनिक ग्रुप है, यहाँ पे एक से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि एथनिक ग्रुप क्या होता है. तो एथनिक ग्रुप बहुत ही सिंपल सा टर्म है. पीपल शेयरिंग सेम कल्चर बिलोंग टू सेम एथनिक ग्रुप. यानी वो लोग जो कि सेम कल्चर शेयर करते हैं वो सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो वो सभी लोग जिनका सेम कल्चर है वो सेम एथनिक ग्रुप वाले हैं. तो इट इज एथनिक ग्रुप. तो एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक से ज्यादा एथनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं. यानी यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना. अगर आप ये समझो कि 2 एथनिक ग्रुप हैं, इसका मतलब ये है कि एक का कल्चर अलग है, दूसरे का कल्चर अलग है, राइट. अब दे बिलीव दैट दे हैव कॉमन डिसेंट एज दे हैव सिमिलर फिजिकल फीचर्स और कल्चर और बोथ. अब इन लोगों को लगता है, इन लोगों को विश्वास है कि इन सभी के पूर्वज जो थे वो सेम थे, क्योंकि इनके फिजिकल फीचर्स या कल्चर या दोनों ही चीजें सिमिलर हैं. दे नीड नॉट हैव सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. अब सेम एथनिक ग्रुप होने के लिए आपको सेम रिलीजन का या सेम नेशनैलिटी का होना जरूरी नहीं है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट एथनिक ग्रुप. अब देखते हैं कि पॉपुलेशन डिवीजन कैसा है बेल्जियम में. तो बेल्जियम में 59% लोग जो है वो डच स्पीकिंग है, 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, रेस्ट 1% लोग जो है वो जर्मन स्पीकिंग है. इतनी बात समझ में आती होगी. अब जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं. और आप बात करें कैपिटल की, तो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है. ब्रुसेल्स में जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है. तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी बेल्जियम में ज्यादा है, बट अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% लोग डच स्पीकिंग हैं और 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, राइट. सो 20% जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है ब्रुसेल्स में और 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है. सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी विच इज इन मेजोरिटी इन द कंट्री इज इन माइनॉरिटी इन कैपिटल ब्रुसेल्स. तो क्लियर सी बात है कि पूरे देश में तो 59% है, बट यहाँ पे सिर्फ 20% है डच स्पीकिंग. और फ्रेंच वालों की बात करते हो तो पूरे देश में तो 40% है, बट यहाँ पे 80% है. तो पॉपुलेशन बिल्कुल डबल हो जाती है. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज मोर पावरफुल एंड रिच देन द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी. भाई फ्रेंच स्पीकिंग वैसे तो माइनॉरिटी में है, बट ये डच स्पीकिंग लोगों से ज्यादा पावरफुल और रिच है. ड्यू टू दिस a tension rose between two communities in 1950s and 60s. कम्युनिटीज की स्पेलिंग ये मैंने गलत कर दी है, इट्स नॉट द स्पेलिंग, राइट. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. कमिंग अपॉन दिस पॉइंट, तो अब क्या था कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा पावरफुल थे. तो इस वजह से क्या था कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में तनाव बढ़ गया इन द टाइम्स ऑफ 1950s एंड 60s. This tension was more acute in Brussels as the majority community of the country was in minority here. तो ब्रुसेल्स में ये टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तो फ्रेंच लोग ज्यादा पावरफुल थे पूरे देश में. अब कैपिटल में चूंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा थे तो डच लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और ये बात डच लोगों को अच्छी नहीं लगती थी. तो इस वजह से क्या था, दोनों कम्युनिटीज के बीच की टेंशन बढ़ गई. तो अभी बेल्जियम की स्टोरी को हम यहीं पे रोकते हैं और श्रीलंका की स्टोरी देख लेते हैं. उसके बाद हम दोनों ही स्टोरीज को आगे बढ़ाएंगे और दोनों को कंक्लूड भी करेंगे.
अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जो कि हमारा इंडियन स्टेट तमिलनाडु जो है उसकी सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर्स दूर है। ये सारी बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है और वो इंडिया का नेबर कंट्री है। इतनी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और पॉपुलेशन कितनी है इसकी? इट्स अराउंड 2 करोड़। तो जितनी पॉपुलेशन हरियाणा की है उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है। अब डिफरेंस देखिए कि जितनी पॉपुलेशन हमारे इंडियन स्टेट की है उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है, एक देश की है। तो पॉपुलेशन में 74% लोग जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं। 18% लोग तमिल्स हैं। तमिल डिवाइड हुए हुए हैं श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स में। इंडियन तमिल्स वो हैं जिनको कॉलोनियल रूल के दौरान अंग्रेज लोग श्रीलंका में काम करने के लिए ले गए थे, और श्रीलंकन तमिल्स वहाँ के नेटिव तमिलियंस हैं, नेटिव तमिल लोग हैं, राइट। तो पॉपुलेशन में 18% तमिल्स हैं। उसमें टोटल पॉपुलेशन में अगर आप देखते हो इंडियन तमिल्स कितने हैं, तो श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में इंडियन तमिल्स 5% है और श्रीलंकन तमिल्स 13% है। और ये तमिल लोग कहाँ पे रहते हैं? तो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट रीजन में ये तमिल लोग रहते हैं। तमिलियंस आर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स, सिन्हालीज आर बुद्धिस्ट। तमिलियंस हिंदू और मुस्लिम हैं, सिन्हालीज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। 7% क्रिश्चियंस भी हैं श्रीलंका में, जो कि तमिल और सिन्हालीज दोनों कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बट इन दिस चैप्टर विल कंसंट्रेट ऑन तमिल्स एंड सिन्हालीज। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, इन 1948। तो उसके बाद वहां पे इलेक्शंस हुए पहली बार। तो अब इलेक्शंस के दौरान सिन्हालीज लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इस कंट्री की पावर को अपने कब्जे में लेंगे और जो भी मतलब वहां पे एक मेजोरिटी रूल को कायम कर देंगे। तो वहां पे क्या हुआ, चूंकि सिन्हालीज लोग 74% थे, तो जो गवर्नमेंट हुई उसके मोस्टली लीडर्स जो थे वो सिन्हालीज ही थे। गवर्नमेंट टुक मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। वहां पे गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स लेने शुरू कर दिए। नाउ मेजोरिटेरियन मेजर्स का मतलब क्या है? ऐसी स्टेप्स जो कि सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के पक्ष में हो, राइट। ऐसे काम करना जो कि सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के पक्ष में हो, ये होता है मेजोरिटेरियन मेजर्स या फिर मेजोरिटेरियनिज्म। अब क्या हुआ, 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जहां पे उसने सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। साथ में जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सभी मेजोरिटी को ही दी जाने लगी। साथ में नए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो पूरा कंट्री है, यहाँ पे स्टेट का मतलब आप स्टेट नहीं बोले लाइक हरियाणा पंजाब इस तरह से नहीं, यहाँ पे 10 स्टेट का मतलब है पूरा श्रीलंकन कंट्री। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर दिया कि श्रीलंका जो है वो बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगा, बुद्धिज्म का प्रचार करेगा, उसको बढ़ाएगा। ड्यू टू ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन, श्रीलंकन तमिल्स स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड इन देयर ओन कंट्री। अब इतने सारे भेदभाव के कारण श्रीलंकन लोगों ने अपने ही देश में अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पेक्टेड देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। उस देश का कल्चर, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों ही तमिल्स की कल्चर और लैंग्वेज का सम्मान नहीं करते थे। दे वर नॉट गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलते थे। तो फिर क्या हुआ? अब देखिए, आप एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो वो रिएक्शन जरूर करती है। मीन्स ये तो फिजिक्स का लॉ भी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब सिन्हालीज लोग या फिर गवर्नमेंट कुछ एक्शन कर रही है तो वहां से रिएक्शन भी मिलेगा, राइट। तमिल लोगों की तरफ से रिएक्शन भी मिलेगा। अब क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स लोगों ने पार्टीज लॉन्च करनी शुरू कर दी। पार्टीज ये नहीं रेव पार्टी और ये सब नहीं कि डीजे बज रहा है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करनी शुरू कर दी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का मोटो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये लोग तमिल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे।
तमिल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है ये लोग चाहते थे कि नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में इन लोगों को एक सेपरेट सरकार बनाने का मौका मिले। तो जिन रीजन्स में ये लोग रह रहे हैं उन रीजन्स में तमिल लोग ही तमिल कम्युनिटी को रूल करें, ऐसा ये लोग चाहते थे पॉलिटिकल पार्टीज वाले। साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो इस तरह से सारी यूनिवर्सिटी पोजीशंस, सारी गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ सिन्हालीज लोगों को मिल रही थी, तो ऐसा ना हो और तमिल लोगों को भी जॉब्स की और यूनिवर्सिटी पोजीशंस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसा ये लोग चाहते थे। बट द डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी गॉट रिपीटेडली डिनाइड। बट ये जो इनकी डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी की, इसको बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाई कर देती थी। So by 1980, many political parties were formed, which started demanding for Tamil Elam or state in north and east parts of the country. 1980 तक काफी ज्यादा तमिल पार्टीज बन गई और इन सभी ने एक तमिल एलम की डिमांड करनी शुरू कर दी। तमिल एलम का मतलब होता है तमिल स्टेट, कि भाई नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में एक सेपरेट तमिल स्टेट बन जाए और वहां पे तमिल गवर्नमेंट ही तमिल लोगों को रूल करे। अब क्या हुआ, ये डिमांड्स भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नहीं मानी। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज इंक्रीजिंग एंड टुक फॉर्म ऑफ सिविल वॉर। तो इनके टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई दोनों कम्युनिटीज के बीच में और सिविल वॉर शुरू हो गया श्रीलंका में। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर जो लोग हैं वही जब ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको आप सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध बोलते हो। मैनी पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। दोनों ही कम्युनिटीज से काफी ज्यादा लोगों ने काफी ज्यादा लोग मर गए, काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा लोग होमलेस हो गए, है ना, वो बेघर हो गए और काफी ज्यादा लोगों का जो रोजगार था वो भी खराब हो गया और बहुत सारे लोगों को देश छोड़ना पड़ गया और दूसरे देश में जाके रेफ्यूजी यानी शरणागत बनना पड़ गया। सिविल वॉर 2009 में एंड हो गया, बट इससे जो लॉस हुआ है देश को वो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया। टिल देन इट हैड कॉज्ड irreparable डैमेज टू द नेशन। तो इस सिविल वॉर में इतना डैमेज हुआ था जो अपूरणीय है, जिसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है।